चलिए, सेक्शन 77 पे हम थे। सेक्शन 76 में हमने ये देखा था कि कैसे कोई पर्सन जो बाउंड बाय लॉ होता है या उसे लगता है कि वो बाउंड बाय लॉ है और वो उस बाउंडेशन के कारण कुछ कर देता है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाता है। ये हमने सेक्शन 76 में देखा था। अभी सेक्शन 77 जो है वो जजेस के एक्ट के बारे में, यानी एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। यहां पे जो प्रोटेक्शन मिली है वो जजेस को मिली है। इसमें ये होता है कि judge is exempted not only in those cases in which he proceed irregularly in the exercise of power which the law gives him, but also in cases where in good faith he exceed his jurisdiction and has no lawful powers. ठीक है, यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जजेस को जो अथॉरिटी मिलती है वो बाय लॉ मिलती है। उन्हें काम करने की जो अथॉरिटी मिलती है, जुरिस्डिक्शन मिलता है, वो बाय लॉ मिलता है। मैं कहता हूं कि कहीं अगर मान लीजिए कि उन्हें जो अथॉरिटी मिली है, उन्हें जो पावर मिली है, उस पावर को उन्होंने इरेगुलर तरीके से एक्सरसाइज कर दिया या फिर गुड फेथ में कभी उन्होंने अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर दिया, तो इसके लिए जजेस रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाएंगे। इसे कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 77 में यही लिखा है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law। यानी जज अगर कोई चीज इरेगुलरली कर देता है अपनी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज करते वक्त, तो उस इरेगुलरिटी के लिए जज रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। और ना ही अगर वो गुड फेथ में अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर देते हैं तो उसको भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बट यहाँ पे शर्त यह है कि जज इन दोनों ही केसेस में जुडिशियली एक्ट करना चाहिए। जुडिशियली एक्ट करने का मतलब होता है कि उन्हें जो पावर मिली है उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए वो एक्ट होना चाहिए। अगर वो अपने जुडिशियल स्कोप से बाहर निकल के कुछ ऑफेंस करते हैं तो फिर वो अलग चीज है, वो जुडिशियल एक्ट नहीं कहलाएगा। उस केस में वो जज नहीं कहलाएंगे, तो वहां पे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट यहाँ पे नहीं होंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम क्रिमिनल प्रोटेक्शन इनको दे रहे हैं क्रिमिनल सूट से। यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट होता है 1850 का, जो जजेस को सिविल सूट से बचाता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है कि इन पे सिविल सूट फाइल नहीं हो सकते, फाइल हो सकते हैं, बट कुछ रूल्स होते हैं उसके कि कैसे फाइल होंगे, फाइल होने के पहले क्या करना पड़ेगा, वो आपको जुडिशियल ऑफिसर प्रोटेक्शन एक्ट में मिलेंगे। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद collector exercising powers of inquiry and award under Land Acquisition Act is not acting judicially and he is not a judge, so he is not entitled to protection under section 77। सुरेंद्र कुमार भाटिया वर्सेस कन्हैया लाल AIR 2009 ये केस था जिसमें कलेक्टर लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर कुछ इंक्वायरी कर रहा था और वहां पे कुछ केस बनाया गया कि जज ने ऑफेंस किया, ये वो कलेक्टर जो था उसने ऑफेंस किया। जब वो अपनी पावर का एक्सरसाइज कर रहा था तब उसने ऑफेंस किया। तो जज कलेक्टर ने ये प्लीड किया होगा कि अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, लॉफुल एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने, तो हम जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं, तो हमें तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए सेक्शन 77 में। बट ये चीज तो क्लियर है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जज कौन होता है और कौन नहीं होता है। उसमें क्लियरली लिखा था कि अगर जज, मैंने आपको वहां भी बताया था कि एक जज जो कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में, यानी जज नहीं कहूंगा इसको, कलेक्टर कहूंगा, कलेक्टर जो कि एक लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर इंक्वायरी करता है, अवार्ड पास करता है, तो वो जुडिशियली एक्ट नहीं कर रहा, उसे हम जज नहीं कहते। और चूंकि उसे हम जज नहीं कहते इसलिए उसे सेक्शन 77 में प्रोटेक्शन भी नहीं मिल सकती, क्योंकि सेक्शन 77 की जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ जज को मिलती है, एक्ट ऑफ जज। और वो जज को भी तब मिलती है जब वो जज जुडिशियली एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये सेक्शन 77 कंप्लीट हुआ। अभी सेक्शन 77 पे आओ। सेक्शन 78 क्या कहता है? एक्ट डन pursuant to the judgment
और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अभी इसके टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि द एक्ट इज डन अकॉर्डिंग टू द जजमेंट और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मैं कल जब आपको कैटेगरीज बता रहा था कि ये जनरल एक्सेप्शंस में क्या क्या कैटेगरी है, तो मैंने उसमें एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट बताया था। ठीक है, इसमें लिखा है नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस if done while such judgment or order remains in force is an offense, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। देखो, इसमें आपको ना कुछ इंग्रेडिएंट समझना पड़ेंगे। आप इसके अंदर मार्क करते जाइएगा बैरेक के अंदर अपने, कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अगर उस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई जजमेंट दिया या कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, और अगर कोई उस ऑर्डर का पालन करता है, ठीक है, या उस ऑर्डर के पालन में कुछ करता है, तो वो चीज ऑफेंस नहीं कहलाएगी। यानी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई जजमेंट दिया, कोई ऑर्डर दिया, और उस जजमेंट और ऑर्डर में जो चीज लिखी थी वो चीज आप करते हो, जो कोर्ट ने कहा है करने को वो आपने कर दिया, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। बट शर्त इतनी सी है कि वो चीज आपको तभी करना पड़ेगी जब वो ऑर्डर या जजमेंट फोर्स में हो। यानी ऐसा ना हो कि वो उस ऑर्डर या जजमेंट को अपीलेट कोर्ट ने चेंज कर दिया हो और आप फिर भी वो चीज कर रहे हो, तब जरूर वो ऑफेंस कहला सकती है। यानी कि अगर कोर्ट का जजमेंट या कोर्ट का ऑर्डर आप अगर उसको फॉलो करते हो, उसके अंदर लिखी हुई चीज को आप करते हो, तो आप चाहते हो कि वो ऑफेंस ना कहलाए, तो ये आपको तभी करना पड़ेगी जब वो कोर्ट का ऑर्डर या जजमेंट फोर्स में हो। ठीक है। अच्छा, इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जिस कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया था उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था भी या नहीं था। अगर आपको लगता है कि जुरिस्डिक्शन था, यानी आप गुड फेथ में ये बिलीव करते हो कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन था, तो अगर असली में उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं भी होगा, असलियत में जुरिस्डिक्शन नहीं भी होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करो। ठीक है। तो ये है जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट से रिलेटेड जो जनरल एक्सेप्शन आपको मिलता है। दिस सेक्शन इज मेयरली अ कोरोलरी रिजल्ट कंसीक्वेंस इफेक्ट टू सेक्शन 77। सेक्शन 77 का ही रिजल्ट है ये सेक्शन। सेक्शन 77 में एक्ट ऑफ जज था। अब एक्ट ऑफ जज खुद तो करता नहीं है, तो जज का जो जजमेंट या ऑर्डर होता है वो तो लोग ही फॉलो करते हैं, तो वो भी ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो ये सेक्शन 77 से ही रिलेटेड है। बट ये सेक्शन 77 से डिफरेंस कहाँ है? ऑन द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन। ऑन द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब, वहां सेक्शन 77 में क्या पढ़ा था हमने कि जज को जुडिशियली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर उस जज के पास अपना जुरिस्डिक्शन मान लो नहीं भी होता है ना, फिर भी उसने वो ऑर्डर पास कर दिया, जजमेंट पास कर दिया, तो भी जजमेंट और ऑर्डर की वैल्यू तो रहेगी। ठीक है, भले ही फिर वो अपील में जाके चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट गुड फेथ में अगर उन्होंने बिलीव किया कि हाँ मेरे पास पावर है और उन्होंने काम किया, तो उन्होंने जो फैसला सुनाया, उन्होंने जो ऑर्डर दिया, आप उसे फॉलो कीजिए, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद, ऑफिसर इज प्रोटेक्टेड इन कैरिंग आउट एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट विच मे हैव नो जुरिस्डिक्शन इफ यू बिलीव्ड दैट द कोर्ट हैड जुरिस्डिक्शन। अगर कोर्ट का कोई ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने चले जाता है, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, चाहे भले ही उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं हो। बट शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जो ऑफिसर उस ऑर्डर को फॉलो करने जा रहा है, उसे ये बिलीव होना चाहिए कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। अगर मान लो कि ऑफिसर को ये पता होता कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि देखिए आपने इस सेक्शन में देखा कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर ऑफिसर कोर्ट का किसी जजमेंट या ऑर्डर को फॉलो करने जाता है और गुड फेथ में उसे पता हो कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, तो ठीक है। बट अगर मान लो उसको उसको पता कि जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, अब क्या?
अगर मान लो कि उसको पता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी कि बैड फेथ में वो उस ऑर्डर को फॉलो करता है, या बैड फेथ में वो कुछ ऐसा काम करता है जो कोर्ट ने करने का बोल दिया उसको, क्योंकि कोर्ट से तो गलती हो गई, कोर्ट को तो पता नहीं था कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट ऑफिसर को तो पता था, जो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वहां पे फिर उस ऑफिसर को अगर वो कुछ करता है जिससे ऑफेंस हो जाता है, तो उसको सेक्शन 78 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और उसको सेक्शन 78 की प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलेगी? जस्ट बिकॉज ही वॉज नोइंग दैट द कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन। फिर भी उसने बैड फेथ में वो काम किया, इसलिए वो चीज ऑफेंस कहला सकती है। ठीक है, तो ये चीज समझना है कि यहाँ पे क्या जरूरी है। सेक्शन 78 बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं इसके, बट फिर भी ये गुड फेथ वाला क्वेश्चन याद रखना। सेक्शन 79 पे आते हैं। व्हाट इज सेक्शन 79? अभी देखिए, सेक्शन 79 और सेक्शन 76 ये दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे। यहां लिखा है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। अब आप लोग जरा सेक्शन 76 का टाइटल पढ़िए। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। मतलब सेक्शन 76 और 79 को अगर आप साथ साथ देखें तो उसके टाइटल में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का आपको डिफरेंस दिखाई देगा। सेक्शन 76 में वर्ड था बाउंड, सेक्शन 79 में वर्ड है जस्टिफाइड। फिर भी इन दोनों में बहुत फर्क है। कोई मुझे बता सकता है कि बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ, इन दोनों में आप लोगों को क्या फर्क समझ में आता है? अगर मैं कहता हूं बाउंड बाय लॉ, क्या मतलब होता है इसका? सर बाउंड बाय लॉ का तो मतलब ये है कि वो कंपलसरी ड्यूटी हो गई उसकी। और सर जस्टिफाइड बाय लॉ का मतलब ये हो गया कि अगर वो उस एक्ट को ना करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो कर भी देगा तो भी मतलब लॉ उसका साथ देगा। यानी कि आप कह रहे हैं बाउंड बाय लॉ एक तरह की जिम्मेदारी हो जाती है कि कोर्ट ने या फिर लॉ ने आपको कहा ही है वो करने के लिए, तो यू आर बाउंड टू डू दैट। ठीक है। और जस्टिफाइड में ये है कि आपके ऊपर कंपल्शन नहीं होता है, बट इफ यू विल डू देन ऑल्सो लॉ उस चीज को जस्टिफाई कर देगा। ठीक है, करेक्ट। चलिए, वैसे ये काफी हद तक सही भी था। सेक्शन 76 और 79 की लाइट में यही आंसर सही है। ठीक है। देखिए, बाउंड बाय लॉ का मतलब होता है कि लॉ ने आपको वो चीज करने के लिए कहा। अगर लॉ ने आपको कोई चीज करने के लिए कहा है, किसी एक्ट ने आपको कुछ करने के लिए कहा है, देन यू आर बाउंड बाय लॉ टू डू दैट एक्ट। बट सेक्शन 79 में देयर इज नो बाउंडेशन, बट देयर इज ओनली जस्टिफिकेशन। कि अगर आप कर देते हो कोई चीज अगर आप कर देते हो, और अगर आपकी वो चीज यानी आपका वो एक्ट अगर जस्टिफाइबल बाय लॉ होगा, यानी आप उसका लीगल जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि आपने वो क्यों किया, तो वहां पे आपको एक एक्सेप्शन मिल सकता है। जनरल एक्सेप्शन में आपकी कैटेगरी में आप आ सकते हो। तो पहले अपन इसका डिफरेंस देख लेते हैं। इन सेक्शन 76 अ पर्सन इज अज्यूम्ड टू बी बाउंड, बट इन सेक्शन 79 ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 76 में लीगल ऑब्लिगेशन थी, सेक्शन 79 में लीगल जस्टिफिकेशन है। कंडीशन याद रखिएगा, जस्टिफिकेशन भी लीगल होना चाहिए। आप अपने एक्ट को दूसरे रीजन से जस्टिफाई मत करने लग जाना। ठीक है, वो जो जस्टिफिकेशन है आपके एक्ट का जो आपने किया है, जिसके लिए आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो, वो लीगल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है। बट इन दोनों ही सेक्शंस में एक कॉमन चीज है, और वो है कि बोथ सेक्शन 76 एंड 79 रिक्वायर बोनाफाइड इंटेंशन टू एडवांस द लॉ। इन दोनों ही सेक्शन में आपका एक बोनाफाइड इंटेंशन होना चाहिए उस एक्ट के पीछे। लीगल तरीके से वो एक्ट मत करना, बैड फेथ में मत करना। ऐसा मत करना कि गलत इंटेंशन से कर दो और बाद में सोचो कि मैं तो सेक्शन 76 या 79 का शरण ले लूंगा या वहां से बचने की कोशिश करूंगा। ठीक है। कुछ प्राइवेट पर्सन जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 38, 43, 72 और 73 में काम करते हैं, वो इस सेक्शन के अंडर प्रोटेक्टेड होते हैं। आप लोगों के लिए टास्क दे रहा हूं कि आप लोग सीआरपीसी के 4 सेक्शन
पता लगाएं कि इसमें क्या है। नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना। अभी मैं आपको यहाँ पे देखिए केस बताता हूँ। एन एक्यूज्ड पर्सन ओइंग टू डिफेक्ट इन हिज विजन। यहाँ पे जो एक्यूज है ना, उसके विजन में कुछ डिफेक्ट है। विजन का मतलब होता है दृष्टि, जो देखने की हमारी क्षमता होती है, इसमें कुछ डिफेक्ट था, यानी कि कुछ गड़बड़ थी। एंड द इफेक्ट ऑफ अ फॉल, बोनाफाइड believed that his son, of whom he was very fond, was a tiger। यानी क्या हुआ यहाँ पे कि एक व्यक्ति था जिसकी दृष्टि में कुछ खराबी थी, यानी कि डिफेक्ट था, उसे नहीं दिखता था कभी कभी, और बोनाफाइडली यानी गुड फेथ में उसका जो बच्चा था किसी दिन उसको दिख नहीं रहा था, और अपने ही बच्चे को वो टाइगर समझ बैठा। अपने ही बच्चे को वो टाइगर समझ बैठा, उसे लगा कि ये टाइगर है, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा था, उसके डिफेक्ट, उसके विजन में डिफेक्ट था। और अपने बच्चे को टाइगर समझ के उसने उसके ऊपर बहुत सारी फेटल इंजरीज कर दी। कुल्हाड़ी से अपने बच्चे को उसने मारा, क्योंकि उस टाइम पे वो डिल्यूजन में था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, उसको दिख ही नहीं रहा था कुछ, उसका जो विजन में डिफेक्ट था वो उस टाइम पे एक्टिव था। और उसने जो कुछ भी किया वो बोनाफाइडली किया। उसको लगा कि घर में बच्चा भी रहता है तो टाइगर अगर घुस गया है तो वो हमें खा जाएगा, इसलिए उसने कुल्हाड़ी से उस टाइगर को बिना देखे मारने की कोशिश कर दी। तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया? उसके बच्चे को बहुत चोट लगी, तो क्या उसने कोई ऑफेंस किया? तो इसका जवाब है कि उसने ऑफेंस नहीं किया, बिकॉज ही वॉज प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन। उसको हमारे सेक्शन 79 में प्रोटेक्शन मिल गई। अच्छा, उसका बच्चा मर भी गया था, क्योंकि उसने जो फेटल इंजरीज पहुंचाई थी, उन फेटल इंजरीज के कारण उस बच्चे की डेथ हो गई थी। बट देन टू ही कुड नॉट बी कॉन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मर्डर। व्हाई? क्यों उसको मर्डर के लिए कॉन्विक्ट नहीं किया? बिकॉज हिज एक्ट बीइंग डन अंडर अ बोनाफाइड मिस्टेक। क्योंकि उसका जो एक्ट था वो एक बोनाफाइड मिस्टेक के अंदर किया गया था, एंड इट इज जस्टिफाइबल बाय लॉ ऑल्सो। और अकॉर्डिंगली लॉ ने उसको जस्टिफाई भी कर दिया, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। मैंने आपको कल भी बताया था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो होती है वो जस्टिफाइबल होती है। और यहाँ पे जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी वो क्या थी? सिंपल सी बात है, आप अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी एनिमल को मार सकते हो ना। अगर वो एनिमल आपके बच्चे पे अटैक करने वाला है या आपके बच्चे की जान ले सकता है, तो आप उस एनिमल पे अटैक कर सकते हो। ये तो जस्टिफाइड बाय लॉ है ना। तो यहाँ पे भी तो एक्यूज ने क्या किया, उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए, उसे लगा कि घर में टाइगर घुस चुका है, तो उसने उस पर अटैक कर दिया। क्योंकि उसको विजन में प्रॉब्लम थी, इसलिए उसे ये पता नहीं था कि जिस पे मैं अटैक कर रहा हूँ वो मेरा ही बच्चा है, और टाइगर समझ के उसने फेटल इंजरीज कर दी। यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ और बोनाफाइडली किया। और चूंकि ये बाउंड बाय लॉ नहीं था, अपने बच्चे को बचाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए ये सेक्शन 76 में फॉल नहीं कर रहा है। बट जस्टिफाइबल बाय लॉ है कि आप अपने बच्चे को बचाने के लिए एनिमल पे अटैक कर सकते हो, यानी लॉ इसको जस्टिफाई कर सकता है। एंड दैट इज द रीजन कि इसको सेक्शन 79 में प्रोटेक्शन मिल चुकी। ठीक है, ये समझिएगा। उसके बाद एक डिकीज्ड था। डिकीज्ड यानी वो व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हो गई होगी इस केस के अंदर। He attempted to steal coconut from the garden of which accused was a watchman। यहाँ पे जो accused है इस केस में हमारे, वो एक वॉचमैन है, और डिकीज्ड जो था वो एक गार्डन के अंदर से कोकोनट चोरी करने गया था, या कोकोनट चोरी करने की कोशिश उसने की, नारियल चुराने की कोशिश की। जिस गार्डन से इसने नारियल चुराने की कोशिश की थी वहां पे एक्यूज्ड वॉचमैन था। ठीक है, यानी कि डिकीज्ड जो था हमारा वो कोकोनट चुराने की कोशिश कर रहा था एक्यूज्ड के गार्डन में। एक्यूज्ड वहां पे वॉचमैन था। हुआ ये कि एक्यूज्ड ने कहा that he, while discharging his duties as a watchman in good faith and under a mistake of fact, inflicted an injury which unfortunately resulted in the death of the victim। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही उस वॉचमैन ने उस एक्यूज्ड को देखा, डिकीज्ड को देखा कोकोनट चुराते हुए, तो उस वॉचमैन ने उस डिकीज्ड के ऊपर हमला कर दिया।
और उस डिकीज्ड को उसने इंजरी पहुंचा दी। वो इंजरी इतनी ज्यादा थी कि अनफॉर्चुनेटली उस इंजरी के कारण विक्टिम की डेथ हो गई। यानी जो व्यक्ति हमारा नारियल चुराने की कोशिश कर रहा था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब एक्यूज्ड का ट्रायल चला तो एक्यूज्ड ने यह कहा कि मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटीज निभा रहा था जो मुझे एज अ वॉचमैन निभाना चाहिए। यानी कि जस्टिफाइबल बाय लॉ है कि मैं एक वॉचमैन हूं तो भैया मुझे रक्षा भी करना पड़ेगी अपने गार्डन की जहां का मैं वॉचमैन हूं, और मैंने तो गुड फेथ में रक्षा की। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ। मुझे लगा कि कोई इंसान अंदर आ रहा है चोरी करेगा, तो इसलिए मैंने उस पर अटैक किया। ठीक है, ऐसा ऐसा इस एक्यूज ने बोला। अब पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग को ये केस समझ में आया तो क्या यहाँ पे ये जो एक्ट है जो इस वॉचमैन ने किया है, क्या उसे सेक्शन 79 की प्रोटेक्शन मिलेगी? क्या वो बाहर आ जाएगा? क्या ये ऑफेंस नहीं कहलाएगा? रीजनिंग के साथ बताइएगा। सर if he is a watchman, simply watchman, कोई soldier वोल्जर नहीं, तो I think he could have just not used arms. वो भी जुडिशियल एक्ट होता 79 के अंडर। That is what my opinion is, sir. वैसे आर्म्स तो इसमें आया नहीं सर, समझ लीजिए कि लाठी से ही मार मार के उसने तो मतलब मार दिया, जो सर एक नॉर्मल सा होता है। मैं बोलूं सर? हाँ तो बोलिए। मतलब एक बार ही तो मार सकता था ना। I'm sorry, I'm sorry. मतलब आपका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वो एक बार भी उसे मार सकता था, उसने इतनी चोट क्यों पहुंचाई कि वो मर गया, राइट? चलिए Yes, ठीक है। yes, ये वाले yes, sir, पॉइंट exactly. ये वाले पॉइंट पे देखते हैं अपन जजमेंट आता है कि नहीं आता है। ठीक है प्रीत, आप बताइए आपका क्या कहना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सेक्शन 79 के अंदर ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए। हाँ तो सर वहां पे तो सर कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ही नहीं आई थिंक, क्योंकि वो हाँ। एक ही तो चोर है। और सर अगर वो उसको मार ही रहा है तो सर वहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो हुआ ही नहीं आई थिंक सो। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है सेक्शन 79 में, वो कैसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए? मतलब वो क्या, किस मिस्टेक की बात कर रहे हैं वो? सर जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है सर, जैसे कि किसी ने मर्डर कर दिया सर, और सर इन गुड फेथ आई बिलीव दैट यू आर द मर्डरर, और सर फिर मैं आपको एप्रीहेंड कर लूं अंडर सेक्शन 40 सीआरपीसी, तो सर आई थिंक दिस इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। नहीं देखिए, ये हाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो है ये, बट सेक्शन 79 की जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है आप उसको समझिए। यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट इस चीज की होती है कि आप जो कर रहे हो आपको लग रहा है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ होगा, ऐसी मिस्टेक आपको होना चाहिए। मतलब आप जो भी कर रहे हो आपको ये लगना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मुझे जस्टिफिकेशन मिल जाएगा, ये वाली मिस्टेक होना चाहिए। यहाँ पे वॉचमैन को जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी वो ये थी कि मैं अगर इस विक्टिम को मार दूंगा, मैं अगर इस इंसान को मार दूंगा तो मुझे लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, ऐसी मिस्टेक उसको थी। बट ये जो उसको मिस्टेक थी ये भी एक गलत मिस्टेक थी। जैसा जैसा जवाब मुझे यहाँ से मिला था, जो एक पॉइंट मिला था उसमें वो वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट था कि सेक्शन 79 में मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर होती है जिसमें आपको लगता है कि आप जस्टिफाइड बाय लॉ रहोगे ये चीज करने में, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। बट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन दिस केस देयर वाज नो मिस्टेक ऑफ फैक्ट। प्रीत आपने भी एक पॉइंट सही कहा कि यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं थी, बट वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट किस चीज की? जस्टिफाइड बाय लॉ वाली, ये याद रखिएगा। वहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं थी। अगर वो होती भी, और अगर मान लो ये सच होता कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, then also the imposition of such a serious injury as inflicted on the victim is not tolerable। आप दोनों ने ही एक एक पॉइंट सही बताए और उन्हीं दो पॉइंट को मिलाकर यहां पे फैसला हो गया था। एक तो कि यहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी नहीं, और अगर होती भी तो इतनी ज्यादा इंजुरी देने की क्या जरूरत थी? चूंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी नहीं थी
और अगर हो भी जाती तो इतनी सारी इंजरी दे दी तो भी जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं होते आप, कि एक आदमी जो कोकोनट चुराने आया है सिर्फ, आप उसकी जान कैसे ले सकते हो। तो यहां पे उस एक्यूज्ड को यानी कि उस वॉचमैन को प्रोटेक्शन नहीं मिली थी और मर्डर के लिए उसको लायबल माना गया था। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझना कि सेक्शन 79 में क्या था। अच्छा, सेक्शन 79 में एक इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। A sees Z commit what appears to A to be a murder. A ने Z को देखा कुछ करते हुए, और एक आम आदमी Z को अगर वो काम करते हुए देखता तो वो ये समझता कि Z मर्डर कर रहा है, मतलब Z कुछ कर रहा होगा। मैं उसके पास से गया तो मुझे देख के लगा कि अरे तो मर्डर कर रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने गुड फेथ में, हमें लॉ ने पावर दी है ना गुड फेथ में, कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपके सामने अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है तो आप उसको पकड़ के पुलिस के पास ले जाओ, प्रॉपर अथॉरिटी के पास ले जाओ कि भैया ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा था, नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा था, ये बहुत बड़ा ऑफेंस कर रहा था, ये मर्डर कर रहा था किसी का। तो मैंने जब उसको वो काम करते हुए देखा जो मुझे और एक ऑर्डिनरी आदमी को मर्डर दिखेगा, तो मैंने उसको पकड़ा और उसको पकड़ के मैं प्रॉपर अथॉरिटी के पास ले गया, पुलिस के पास ले गया। अब अगर मान लो कि कल को ये मालूम पड़ता है कि वो मर्डर नहीं कर रहा था, वो तो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था। अभी सेल्फ डिफेंस में एक्ट करना ये क्राइम नहीं कहलाता, ये ऑफेंस नहीं कहलाता। मैंने उसको पकड़ के पुलिस के पास लेके गया जस्ट बिकॉज मुझे लगा कि वो एक ऑफेंस कर रहा है, बट कल को ये मालूम पड़ता है कि वो तो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था, मतलब कि वो ऑफेंस नहीं कर रहा था, यानी कि वो ऑफेंस नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने उसको पकड़ के प्रॉपर अथॉरिटी के पास ले जाके छोड़ दिया, तो क्या मैंने कोई ऑफेंस कर दिया? नहीं, मैंने भी ऑफेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया मैंने ऑफेंस? क्योंकि मैंने तो गुड फेथ में ये बिलीव किया ना कि वो इंसान मर्डर कर रहा है, और मैंने तो अपनी उस गुड फेथ में उसे प्रॉपर अथॉरिटी के पास ले जाना चाहा। तो यहाँ पे मेरी तरफ से मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी कि मैं जो कर रहा हूं वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, एंड दैट इज द रीजन कि मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और मैंने यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं किया। मुझे वहां पे जो दिखा एक ऑर्डिनरी मैन की नजर से, मैंने उस पर एक्ट किया, और इसलिए मुझे सेक्शन 79 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, ये सेक्शन 79 यहाँ पे हो गया। अभी हम मूव करते हैं सेक्शन 80 पे। अब ये सेक्शन 80 जो है, ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल एक्सेप्शन, और इस कैटेगरी में बात आती है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कोई लॉफुल एक्ट आप कर रहे हो और वो लॉफुल एक्ट करते करते एक्सीडेंट हो गया। अब पहले तो आप ये समझिए कि एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। तो बताएगा एक्सीडेंट को कैसे डिफाइन करें, व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट का मतलब आकस्मिक दुर्घटना, या एकदम लेमन लैंग्वेज में अगर बोले तो कोई ऐसी चीज जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं था, जो बस हो गया, है ना। तो सेक्शन 80 जो है बस 3 लाइनों में ये कह देता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution। अब आप ये चीज तो समझ जाइएगा कि ये सेक्शन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है ही नहीं। यहाँ पे लिखा है कि कोई भी चीज जो बाय एक्सीडेंट हो जाती है, बाय मिसफॉर्च्यून हो जाती है। मिसफॉर्च्यून का मतलब होता है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य मतलब कि किस्मत ही खराब हो कि ये हो गया, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। यानी अगर एक्सीडेंट से कोई चीज होती है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाती है। और एक और चीज ऑफेंस नहीं कहलाती है, अगर आपने कोई लॉफुल एक्ट किया, आपने कोई लॉफुल एक्ट किया, एकदम लॉफुल मैनर में उसको किया, लॉफुल मीन्स से उसको किया, मतलब एक तो आप जो एक्ट कर रहे हो वो भी लॉफुल है, जो जिस तरीके से कर रहे हो वो भी लॉफुल है, और जिस चीज को यूज करके कर रहे हो, जिस भी औजार से कर रहे हो, जिस भी वस्तु से कर रहे हो, वो भी लॉफुल है, और आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं।
प्रॉपर केयर भी आपने रखी, प्रॉपर क्वेश्चन भी आपने रखा, फिर भी उस चीज से किसी को चोट पहुंच गई तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा और वो सेक्शन 80 में प्रोटेक्टेड रहेगा। तो सेक्शन 80 जो है ना, इट एग्जेम्प्ट्स a doer of an innocent or lawful act in an innocent or lawful manner and without any criminal intention or knowledge from any unforeseen evil result that may ensue from such accident or misfortune। यहाँ पे जो डूअर होता है उसको ये प्रोटेक्शन मिलती है कि अगर कोई वो इनोसेंट काम कर रहा होता है, लॉफुल तरीके से कर रहा होता है, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के कर रहा होता है, तो ऐसा करते हुए अगर कोई अनफोर्सिन एविल रिजल्ट उसका निकल जाता है, यानी कि किसी को चोट पहुंच जाती है, कुछ हो जाता है, तो वहां पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी एक्सीडेंट की, क्योंकि आप जो कर रहे थे वो इंटेंशनली नहीं कर रहे थे, आप जो कर रहे थे वो लॉफुल तरीके से कर रहे थे, आप जो कर रहे थे वो लॉफुल मैनर में कर रहे थे। बट इसमें एक चीज आपको याद रखना पड़ेगी कि अगर आप इस प्रोविजन का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हो, यानी आपसे कुछ एक्सीडेंट हुआ है और किसी को चोट पहुंची है और आप चाहते हो कि आपको सेक्शन 80 की प्रोटेक्शन मिल जाए, तो वहां पे ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। पहली चीज की जो आपने एक्ट की है वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की वो जो एक्ट आपने किया है वो लॉफुल तरीके से और लॉफुल मैनर में आपको करना पड़ता है। और तीसरी चीज कि आप जब उस एक्ट को कर रहे थे तो प्रॉपर केयर और प्रॉपर कॉशन भी आपने वहां पे रखा है। ये तीनों चीज होना चाहिए, तब कहीं जाके आपको एक्सीडेंट की प्रोटेक्शन मिलेगी। यानी अगर इसमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और ये चीज महेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एयर ऑल इंडिया रिपोर्टर 1998 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर कर दिया था कि सिर्फ बिना इंटेंशन के कोई चीज हो जाना एक्सीडेंट नहीं कहलाता है, बिना एक्सीडेंट के साथ साथ लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स और प्रॉपर केयर और कॉशन भी वहां पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए कि मैं कुल्हाड़ी से कोई काम कर रहा हूं। अब मैं कुल्हाड़ी से जब काम कर रहा हूं तो अचानक से मेरी कुल्हाड़ी का जो आगे का हिस्सा है वो उछल के सामने खड़े हुए एक व्यक्ति को जाके लग जाता है, और जैसे ही वो कुल्हाड़ी का आगे वाला पार्ट उस व्यक्ति को जाके लगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये एक्सीडेंट है। अब ये एक्सीडेंट क्यों है? देखिए, पहली चीज तो ये कि मैंने जो एक्ट किया कुल्हाड़ी से सामने वाले को मारने का, मेरा उसमें कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, तो पहली चीज तो यहाँ पे हो गई। दूसरी चीज कि मैं जो एक्ट कर रहा था वो मैं लॉफुल मैनर में कर रहा था। लॉफुल मैनर का मतलब होता है लकड़ी काटने के लिए तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि लकड़ी काटने के चाकू छुरी का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मैंने कुल्हाड़ी का कर दिया, गलत तरीके से मैनर से कर लिया। नहीं, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। लॉफुल मींस लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी ही यूज करेंगे, तो यानी कि लॉफुल तरीका है वो। तीसरी चीज, यानी 2 चीज तो यहाँ पे अप्लाई हो गई। तीसरी, विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। यहां पे मैं जो एक्ट कर रहा था, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते वक्त आपको ऐसा क्या कॉशन रखना पड़ता है जो मैंने नहीं रखा। जब भी प्रॉपर केयर और कॉशन का सवाल आता है तो सवाल ये भी बनता है कि जो चीज आप कर रहे हो, जो एक्ट आप कर रहे हो, उसमें ऐसे क्या कॉशन रखने की जरूरत है जो एक्यूज ने नहीं रखी हो। तो देखिए, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते वक्त कोई ऐसी कॉशन नहीं होती स्पेसिफिकली जो हमें रखना होती है। एक नॉर्मल सी चीज है, कोई भी इंसान कहीं भी खड़ा होकर लकड़ी काट लेता है पेड़ की कुल्हाड़ी से, कोई कॉशन की बात ही नहीं होती वहां पे। तो यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर केयर या कॉशन रखने की जरूरत ही नहीं। इसलिए जो थर्ड पॉइंट है वो भी मेरे फेवर में है, और ये तीनों चीजें मेरे फेवर में है। एंड दैट इज वाई मेरा जो एक्ट यहाँ पे है कुल्हाड़ी से लकड़ी काट के किसी की मृत्यु करने का, वो एक्सक्यूजेबल एक्ट है, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो ये आपको याद रखना। बट इसमें एक चीज होती है, where the act of the accused is itself a criminal nature, जहां पे एक्ट खुद एक क्रिमिनल नेचर का एक्ट होता, यानी कि कोई चीज जो इलीगल है वो ये एक्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको एक्सीडेंट की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर जाने अनजाने में उससे किसी की जान चली भी जाती है तो ये चीज समझिएगा। यानी कि जो एक्ट आप कर रहे हो, दैट एक्ट इज इटसेल्फ अ क्रिमिनल एक्ट, जो करने का मना है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि जब कोई क्रिमिनल एक्ट करने का मना है तो आप उसको गलत इंटेंशन के साथ करो या सही इंटेंशन के साथ करो, इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इस चीज से कि वो एक्ट तो अपने आप में क्रिमिनल है, तो आप कर क्यों रहे। तो ये चीज याद रखना कि एक्सीडेंट की प्रोटेक्शन उस एक्ट में नहीं मिलती है जो क्रिमिनल नेचर की होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्ट होते हैं जो करना मना है, जो क्रिमिनल एक्ट कहलाते हैं। तो वहां पे अगर आप वो एक्ट करते हो और उस एक्ट से किसी की मृत्यु होती है तो वहां पे आपको सेक्शन 80 की एक्सीडेंट वाली प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी।
ठीक है, उसके बाद where death is caused by shooting an arrow under a bona fide belief that object aimed was animal, accused is entitled to the benefit under section 79 and 80. देखिए यहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट क्या है कि आपने अपना तीर निकाला और आपने वो तीर छोड़ दिया और बोनाफाइड बिलीफ से छोड़ा था कि जिस पे आपने एम लगाया है, यानी कि तीर का निशाना जो आपने बनाया है वो एक एनिमल है, लेकिन एक्चुअल में वो एक इंसान था और वो तीर उस इंसान को जाके लग गया। अब चूंकि यहाँ पे आपको सेक्शन 79 की भी प्रोटेक्शन मिल जाएगी और सेक्शन 80 की भी प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल जाएगी, यानी वो उसको एक एक्सीडेंट भी कहा जा सकता है कि जिसको आपने एनिमल समझा वो एक इंसान निकला, या फिर वो एनिमल वहां से हट गया और इंसान वहां पे सामने आ गया अचानक से, तो वो भी एक एक्सीडेंट कहलाएगा, क्योंकि आपका तो एम नहीं था ना कि आप उस इंसान को मारोगे, तो एक्सीडेंट की प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आपको सेक्शन 79 में मिस्टेक का भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा रिजॉइन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या है।